नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए हैं जो कि इकोनॉमिक्स का है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो समझे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपभोक्ता के बजट सेवा का क्या अर्थ है। तो उपभोक्ता के बजट सेवा का अर्थ क्या होता है, तो याद रख लेंगे उपलब्ध वस्तुओं का समुच्चय होता है। यानी उपलब्ध वस्तु जितने भी वस्तुएं हैं उनका समुच्चय होता है, यानी उपभोक्ता के बजट सेट का अर्थ होता है। यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट रेखा किसे दर्शाती है। तो जो बजट रेखा है किसे दर्शाती है, उपभोक्ता की इच्छाएं को कि आय की सीमा को। याद रख लेंगे आय की सीमा को, यानी जो बजट रेखा है क्या दर्शाती है, तो आय की सीमा को दर्शाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए वो बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन वो सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए उनका अच्छा मार्क्स नहीं आता है। इसलिए हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग इसको एकदम याद जरूर कर लेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए तीसरा कैंसिल लगाइए। कह रहे कि बजट रेखा की प्रवणता किस दिशा में होती है। तो बजट रेखा की जो प्रवणता होती है किस दिशा में होती है, तो नीचे की ओर होती है, यानी नीचे की ओर होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहे बजट रेखा का ढाल किसके अनुपात को दर्शाता है। तो बजट रेखा का जो ढाल होता है ना, वस्तु एक और वस्तु दो की कीमत को दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहे कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा। तो 5 के आंसर याद रखेंगे। ऊपर की ओर खिसकेगी, क्या होगी, ऊपर की ओर खिसकेगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहे कि बजट रेखा के समीकरण में P1 और P2 क्या दर्शाते हैं। तो बजट रेखा के समीकरण में जो P1 और P2 है क्या दर्शाते हैं, तो वह वस्तुओं की कीमतें दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, वस्तुओं की कीमत दर्शाते हैं। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहे बजट रेखा का समीकरण क्या है। तो बजट रेखा का जो समीकरण होता है P1x1 प्लस P2x2 बराबर m होता है। क्या होता है, P1x1 प्लस P2x2 बराबर m होता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहे बजट समुच्चय में शामिल बंडल का मूल्य क्या होना चाहिए। तो बजट समुच्चय में जो शामिल बंडल का मूल्य है क्या होना चाहिए। 8 के आंसर याद रखेंगे। देखिए उपभोक्ता की आय के बराबर भी होना चाहिए और उपभोक्ता की एक आय से कम भी होना चाहिए, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। सॉरी बच्चों, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन करें कि बजट रेखा में एक्स अक्ष पर किसे दर्शाया जाता है। तो बजट रेखा में एक्स अक्ष पर याद रख लेंगे किसे दर्शाया जाता है, तो वस्तु ए को दर्शाया जाता है, यानी पहली वस्तु को दर्शाया जाता है बजट एक्स अक्ष पर, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन करें कि यदि वस्तु 2 की कीमत घट जाए तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा। अगर वस्तु 2 की कीमत घट जाए ना तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखें वाई अक्ष पर ऊपर की ओर खिसकेगी, यानी जो वाई अक्ष है वह ऊपर की ओर खिसकेगी, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहे अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है। तो अर्थव्यवस्था की जो समस्या है आर्थिक विकास भी है, संसाधनों का आवंटन भी है, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग भी, यानी ये सभी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन देखिए कह रहे कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो जो आर्थिक समस्या है मूलतः किस तथ्य की समस्या है, तो याद रख लेंगे चुनाव की समस्या है। ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेना है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत कहता है समाजवादी के रूप में भी, पूंजीवादी के रूप में भी और मिश्रित के रूप में भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। एकदम आपको रट जाना है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था की
केंद्रीय समस्या निम्न में कौन है? तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है निम्न में से कौन हो जाएगी? तो याद रख लेंगे, देखिए उत्पादन वस्तुओं का वितरण कैसे हो ये भी समस्या है, क्या उत्पादन हो ये भी समस्या है, कैसे उत्पादन हो ये भी समस्या है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे। और देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सारे बच्चे लाइक कर लेंगे, और अगर नए हैं चैनल पर बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 15 का आंसर लगा करें कि निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में होता है? तो याद रख लेंगे 15 का आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किस में होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में ना निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन कि उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। तो उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं? कि ऑप्शन सी देखिए कि ऊपर से नीचे। याद रखो ऊपर से नीचे गिरता है, यानी ऊपर से ड्राम से नीचे गिरता है। ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र है। तो उत्पादन संभावना वक्र है, क्या हो जाएगा? 17 का याद रख लेंगे, अक्ष मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, यानी जो अक्ष की ओर नतोदर होती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो उस वक्र को क्या कहते हैं? तो उसे उत्पादन संभावना चक्र वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ऑप्शन बी एकदम आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कि एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है? 19 का याद रख लेंगे, अधिकतम लोक कल्याण होता है। क्या होता है? अधिकतम लोक कल्याण होता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। 20वां क्वेश्चन लगाएंगे कि आर्थिक समस्या क्या है? तो जो आर्थिक समस्या है बाबू क्या हो जाएगा? 20 के आंसर याद रखेंगे। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्याओं या संसाधनों के बातपूर्ण प्रयोग की समस्या है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आर्थिक समस्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन करें कि संसाधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? 21 का आंसर याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहता है? राष्ट्रीय आय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सत्य है? इसमें सत्य बताइए, क्या हो जाएगा? तो याद रख लेंगे अगर सत्य पूछेगा तो ऑप्शन सी लगाएंगे, NNP बराबर GNP माइनस घिसावट, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यानी NNP बराबर GNP होता है, फिर माइनस में घिसावट होता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन कि विदेशों में शुद्ध साधन आय हो सकती है। तो विदेशों में जो शुद्ध साधन आय हो सकती है धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है कि ए और बी दोनों हो जाएगा? याद रख लेंगे ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24 क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए आवश्यक है। तो अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? याद रखेंगे अंतःक्षेपण बराबर रिसाव। क्या होगा? अंतःक्षेपण बराबर रिसाव होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 25 का आंसर दीजिए। करें कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है। तो रोजगार सिद्धांत का जो संबंध होता है किससे होता है? याद रखेंगे विशिष्ट अर्थशास्त्र से होता है। किससे होता है? विशिष्ट अर्थशास्त्र से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो एक बार फिर से बाबू बता दे रहे हैं, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, एक बार सारे बच्चे लाइक करिए तो। और अभी तक नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में बाबू। धन्यवाद। आज का क्लास कैसा लगा? नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव भी देखेंगे हम लोग, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।